हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पीएस स्टडी में। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पेपर 2। जो नए हैं वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने वाले लाइक करेंगे। लाइक तो सबको करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लाभ और हानि से। मैं इसको एकदम बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अच्छे से पढ़ना है। जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप इसका हल ढूंढ पाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की कमी तथा विक्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो कह रहा है कि किसी सामान को यानी कि सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं अगर उसका सीपी कितने रुपए होगा, 100 रुपए, तो उसका एसपी कितने रुपए हो जाएगा, 125 रुपए। अब वो कह क्या रहा है, क्रय मूल्य में 20% की कमी, तो ये क्रय मूल्य है। जब इसमें 20% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 5% की वृद्धि, 5% का मतलब होगा 105। अब आपको यहाँ क्या करना, नीचे 100 यहाँ से काट दें, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 तिये 12, फिर 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी कितना हुआ, ये हो गया 80। ये कितना हो गया, 131.25। ये हमारा क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। अब यही पूछ रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये तो दिख रहा है कि लाभ हो रहा कितने का, 80, 31, 20 तो इसमें 100 में कम है तो 20 ये हो जाएगा, 31 ये हो जाएगा, तो कितना हुआ पूरा एक, यानी कि 51.25 बटे कितना, कितना हो जाएगा, यानी कि 51.25 बटे, क्योंकि सीपीएससी है, परसेंटेज 100। यहाँ करेंगे तो दो नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ करेंगे तो दो नीचे जीरो आ जाएंगे, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ नीचे 80 है, ऊपर कितना हो गया 512, तो ये 6 बार करेंगे तो 8 छंग 48। अब अगर 7 बार करेंगे तो 8 7 56, लेकिन 8 छंग 48, 6 बार। देखो खाली एक ही ऑप्शन है जो 6 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आपको पूरा भाग नहीं देना, ऑप्शन में आपको नज़र बना के जरूर रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल परसेंटेज का है और इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड। जैसे एलिगेशन मेथड क्या होता है, मैं एक बार बताऊं, ए बी, ये क्या हुआ सी। ये एलिगेशन मेथड से आप लोगों ने इस तरह से सवाल पढ़े होंगे। अब देखो ये एलिगेशन मेथड से हल करेंगे, इसको बेसिक से अगर हल करेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए इसको किससे हल करेंगे, एलिगेशन मेथड से। कैसे, पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक जिले की जनसंख्या 3,80,000 है, जिसमें से 20,9,000 पुरुष है, 55% जनसंख्या साक्षर है। यदि 83% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी। हम सबसे पहले एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। देखो ये जो 56% जनसंख्या साक्षर है, इसमें मेल भी साक्षर है और फीमेल भी। तो यहाँ ये जो ये वाली संख्या 56% है, इसमें कौन कौन है, दोनों है, फीमेल भी है और मेल भी है। इसमें मेल कितने साक्षर हैं, 83% साक्षर है, 83%, और हमको मेल। अब फीमेल ज्ञात करना, तो मान लेते हैं कि, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या इतनी है, उसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष इतने कितने, 2 इतने। अब यहाँ से देखो घटा लेते हैं, तो ये कितना है, यहाँ से 3 8 4 0 2 0 9 0 ये 0 से 0 3 0 1, यहाँ कितना हुआ 7, यहाँ कितना हुआ 1। अब देखो यहाँ 1 हुआ, यहाँ कितना हुआ 1। अब देखो ये 3 0 से ये वाले 3 0 क्या होंगे आपके, कट जाएंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 209, इधर कितना आ जाएगा 171। अब देखो 19 काट दे, 19 नहीं है 171,
19 से कम 1, 19 से कम 19। अब क्या करना है आपको, इसका गुणा करना है इसमें यानी 9 में, और इसका गुणा करना है आपको किसमें, इसमें, फिर दोनों को जोड़कर भाग देना। इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सॉरी 9 के कितना हो जाएगा, 9 के प्लस का हो जाएगा, आपको क्या करना है 13 का, 11 3 33, 11 88 3, ये कितना हो जाएगा 913, बराबर में ये कितना हुआ 11 9 20, 20 का 56 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 के 2, 2 पंचे 10, 1 11, 1 0, इसमें घटाएंगे 913 घटा दें, कितना हुआ 7, यहाँ बचा 2, इसमें किसका भाग देना है, इसमें हमें भाग देना है किसका, 9 का, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27, यानी कि 23% फीमेल क्या है साक्षर। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, यानी इसका 23% इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एलिगेशन मेथड से हल करना है। किससे हल करना है, एलिगेशन मेथड से आपको हल करना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि जैसे कि सवाल को हमने पढ़ा, इसमें कह रहा है कि मेल कितने परसेंट, चाहे मतलब एक तरफ लिखेंगे क्या, एक तरफ लिखेंगे इसमें हम मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। तो देखो इसमें जो फीमेल हमें ज्ञात करना है तो के लिखा, इसमें से जो पुरुष हैं वो 83% है, और जो ये जनसंख्या कह रहा है कि 56% साक्षर है, इसमें दोनों आ गए, इसमें मेल भी आ गया और आपका फीमेल भी आ गया, टोटल कितना है 56%। हमको के का मान निकालना, इसमें से जो पुरुष है, ये पुरुष जो दिया है ये इसका मान दिया है, तो यहाँ से 3 जीरो इसका कर देते हैं, 3 जीरो इसका कर देते हैं, जब घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 171, इधर कितना आ जाएगा 209, यहाँ से 19 से काट देंगे, 19 171, 19 से कम 19, यहाँ से हुआ। अब इसका क्या करना है, इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है, और फिर इन दोनों को जोड़कर 56 में गुणा करना, ऐसे 9 के प्लस 83 गुणा 11 बराबर 56 गुणा 20। जब यहाँ से आप के का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 23% अपना आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में कोई आंतरिक कोण और बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक है, यानी कह रहा है कि जो आंतरिक कोण है वो बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात की। इसमें दो सवाल हैं, पहले तो आपको जब तक n का मान करने नहीं निकलेगा तब तक आप विकर्णों की संख्या नहीं निकाल सकते। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि विकर्णों की संख्या के निकालने का सूत्र क्या होता है तब भी नहीं आप निकाल पाएंगे। तो अगर विकर्णों के विकर्ण निकालने होते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, n-3/2। अगर यहाँ से हमें विकर्णों की संख्या निकालनी होती है तो इसका फार्मूला ये होता है। लेकिन वो कह रहा कि आंतरिक कोण जो है बाहरी कोण से 120 अधिक है, आंतरिक कोण से, यानी कि आंतरिक कोण जो है यानी कि इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल से कितना अधिक है 120 डिग्री अधिक है। अब आपको पता होगा कि जो आंतरिक कोण और बाहरी कोण होते हैं उन दोनों एंगल का योग कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। अब यदि यहाँ से हम क्या करें निकाल लें तो ये आई यहाँ से 2i हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0 10 1 3, तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम पहले नहीं इसको सॉरी घटा लें, तो यहाँ से अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 60, तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा i बराबर 30। i बराबर कितना आ जाएगा 30। अब आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-3/2। ये निकल के आया। लेकिन आपको पता होगा कि जब ये जो निकल के आया ना आई यानी कि आंतरिक कोण, ये हो जाएगा 360/30, तो यहाँ से क्या निकलेगा
3 एकम 3, 3 दूना 6, 12। n बराबर आ जाएगा आपका कितना 12। यहाँ रखेंगे 12, 12 में 3 गए कितना बचेगा 9/2, 2 छक्का 12, तो कितना आ जाएगा 54। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, ये है, इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा किसी समचतुर्भुज का परिमाप 136 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 60 सेंटीमीटर, यदि इसका क्षेत्रफल एक समलंब क्षेत्रफल के बराबर है तो इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप यानी कि 4a बराबर क्या दिया गया है 136 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर a बराबर निकालेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, कितना निकल के आ जाएगा 34। अब क्या कह रहा है कि एक मतलब कह रहा है कि उसका विकर्ण, अगर यहाँ हम एक समचतुर्भुज बना लें, इसको मान लें a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d। कह रहा है उसका जो, अब देखो इसकी एक भुजा यानी समचतुर्भुज में ये भुजा हो गई, कह रहा है इसका एक विकर्ण मान लेते हैं, इसका एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये हुआ, इसका विकर्ण ये हो गया। क्या कह रहा है इसका विकर्ण 30 सेंटीमीटर, तो ये जो समचतुर्भुज है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, देखो 17, 8, 15, 17 पढ़ा होगा आपने, 8, 15, 17। देखो यहाँ 17 का दुगना है यानी 17 दूनी 34, इधर 15 का दुगना है, तो ये जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का 16, 8 दूनी 16। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का यानी समचतुर्भुज का जो यहाँ से अगर हम एरिया की बात करें, समचतुर्भुज के एरिया की बात करें तो क्या होता है 1/2 d1 गुणा d2। अब इसका क्षेत्रफल किसके बराबर करना है, समलंब क्षेत्रफल के बराबर करना है। उसका क्या होता है, उसका होता है यानी कि 1/2, उसका भी होता है 1/2, यहाँ a प्लस का b, इधर होता है h। अब हमें करना क्या है, अब देखो, अब ये वाले में रख दें, इसका क्या हुआ, जब यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये अगर ये 16 है, ये 16 है ना, ये 16 है, अगर ये वाली भुजा तो ये भी 16 होगी, तब विकर्ण की वाला कितना हो जाएगा 32। यहाँ रखें, पहला एक विकर्ण दिया था 60, तो ये हो जाएगा 60, इधर का हो जाएगा 32 बराबर 1/2। इसमें से एक भुजा दी गई है कितना 60, प्लस का दिया गया x, और उनकी बीच की दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। 1/2 से 1/2 कट गया, ये हो जाएगा देखो 20 तिया 60, ये कितना होगा 3 दूनी 6, 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36। x बराबर हमारा कितना आ गया 36। समझ में आया, ऐसे लगाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो जैसे जैसे सवाल क्या है मैं वैसे हल करता चला गया। सबसे पहले उसने कहा किसी समचतुर्भुज का परिमाप 136 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर परिमाप है। अब समचतुर्भुज है तो उसका परिमाप क्या होता है 4a, क्योंकि समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हुआ 4a बराबर दिया 136। मैंने यहाँ से a निकाला, a मतलब भुजा निकाला, जब भुजा निकाला तो कितने आ गए 34 सेंटीमीटर। उसमें कहा रहा था एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर, अगर एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, ये भुजा 34 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे के विकर्ण होते 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 34। तो मुझे ध्यान आया कि एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, दिख रहा है कि 8, 15, 17 है, 17 का दुगना इधर, 15 का दुगना इधर, तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16। अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता वो क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 d1 गुणे d2। ठीक है, अब उसके बाद जो समलंब के क्षेत्रफल का जो बराबर करना है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 प्लस का a प्लस b गुणे में क्या होता है h, यानी कि जो दूरी होती है उसको गुणे में रखते हैं। फिर 1/2 में d1 का मान 60, d2 का मान 32, 1/2 करके 60 दिया है, इसमें एक भुजा, हमें दूसरी भुजा ज्ञात करनी, उनके बीच की दूरी कितनी थी 20। यहाँ से मैंने x का मान निकाला, कितना आएगा 36। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको यहाँ
परिमाप भी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, और समलंब क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सवाल है घनाभ। कह रहा है किसी घनाभ का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर है, यदि इसके सभी कोरों की लंबाइयों का योग 44 सेंटीमीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए घनाभ का जो विकर्ण होता है, यानी कि घनाभ का जो विकर्ण d बराबर होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर ये होता है एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है एच स्क्वायर। ये हुआ किसका, घनाभ का। अब अगर यहाँ देखें एल प्लस का बी प्लस का एच का अगर होल ऑफ स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर खोलें, पहले मैं खोलता हूँ फिर सवाल जैसा कहेगा वैसे सेम करते चले जाना। यहाँ एल स्क्वायर हुआ, यहाँ क्या हुआ बी स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ एच स्क्वायर, इधर क्या हुआ, अगर यहाँ से दो कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा एल बी प्लस का हो जाएगा बी एच और प्लस का हो जाएगा क्या एल एच। समझ में आया। अब कह रहा है किसी घनाभ का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वो ये वाला, ये कितना दिया है 76 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये कह रहा है किसी घनाभ के ये, अगर यहाँ से देखें ये कह रहा है किसी सभी कोरों की लंबाई का योग कितना है 44। अब 44 है ना, किसी घनाभ की कोणों की लंबाई का योग कितना है 44। इसमें अगर देखें इसमें चार कितने चार चार के होते हैं तो ये हो जाएगा L प्लस का B प्लस का H बराबर कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से कितना आ जाएगा L प्लस का B प्लस का H बराबर हो जाएगा 11। इधर हम रख देंगे किसका 11 का, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना, इसकी जगह क्या रख सकते हैं डी स्क्वायर, मुझे यही तो निकालना 121, इधर ले आए 76, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी कि डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 45। तो डी बराबर ये हो जाएगा 3√5। समझ में आया, यानी कि 3 रूट इसका 5, आंसर बी नंबर इसका सही है। अब देखते हैं ये है मार्क प्राइज वाला, इसमें दो सवाल हैं। अगर एग्जामिनर चाहता तो आपसे डायरेक्ट ये वाला सवाल जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये अलग सवाल है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, अब पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। मैंने आपको पिछले वाले सेट में ये बताया था, ये वाला बताया था आपको फार्मूला कि MP/CP बराबर क्या करते हैं 100 प्लस माइनस का P बटा कितना करते हैं 100 माइनस का D, ये बताया था। आज इसी टाइप का एक अगला सवाल है, मतलब इसमें एक टाइप बड़ा, वो कह रहा है कि मार्क प्राइस, यानी कि यहाँ से लिखे मार्क प्राइस, यहाँ लिखे CP, वो कह रहा है कि 10% की छूट। अगर 10% की छूट का मतलब हुआ 1/10, नीचे मैंने पहले बताया था कि नीचे क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, अगर 10 में 1 की छूट दे दिया तो कितने बेच दिया 9 में, तो कितना हो जाएगा 9/10। अब कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं उसे मुफ्त पर देता है, तो अगर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है तो टोटल वस्तु कितने हो गई 19। 4 वस्तुएं अगर 19 में मुफ्त में दे दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो इधर गुणा करा दो कितना हो जाएगा यहाँ 15 बटे कितना हो जाएगा 19। अब उसे कितने परसेंट का लाभ होता है 100 मतलब 35%, तो 100 से 135, क्रय मूल्य कितना हुआ 100, इधर से काटें तो 15 9 135, ये 9 से 9 कटा। अब ये वाले 0 से ये वाला एक 0 कटा। अब देखो ये क्या हुआ, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 MP बराबर कितना हो जाएगा 19 का CP। अगर यहाँ से MP/CP का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा ये 19/10, कितना दिखे इसे 9 का मतलब हुआ 90%। कैसे देखो 9 ज़्यादा है ना, 9 ज़्यादा कितने में 10 में, परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा कराएंगे। ये देखो अब इतना तो 60 चलना पड़ेगा ना, तभी तो मैं डायरेक्ट 90 लिख दिया। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। ये सवाल मतलब एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है,
ग्रुप डी में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं बचा जिसमें एग्जाम सवाल ना पूछ, और अभी भी पूछ रहा है। इसमें क्या है ना, जो छूट वाला मामला है, ये छूट वाला मामला ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि अब ये वाला जिसको तरीका नहीं पता वो अलग अलग से हल करेगा कि पहले छूट कैसे दिया। देखो मैं इस वाले सवाल को एक बार और बताता हूँ। इस वाले सवाल में करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। अब देखो अगर हल वो बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको इससे लगाना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस बटे सीपी, यहाँ लगाएंगे गुणा। अब देखो हमेशा छूट किस में दी जाती है, मार्क प्राइस में दी जाती है। 10% का मतलब होता है कि 1/10, 10 में अगर 1 की छूट दे दी गई तो कितना बचा, 9, 9/10। इधर वो कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता था। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 9। कितनी मुफ्त में दे दिया, 4, तो कितनी बची, 15। तो उसे छूट मिली कितनी, 15/19 की। अब बराबर में उसे लाभ कितना हुआ, 35%। 35% मतलब हुआ अगर पहले वस्तु 100 थी तो उसे लाभ मिला 35%, तो कितना होगा, 135। तो यहाँ लिख देंगे 135। मैं डायरेक्ट इसलिए 135 लिखा हूँ 100 मान के। मैं अगर 35 का भी फ्रैक्शन में बदलता तब यहाँ मुझे पता है कि देखो डायरेक्ट कट रहा था कि 15 नहीं है 135, तब मैं इसको 135 लिखा हूँ। अब यहाँ देखो डायरेक्ट काट दो, 15 नहीं है 135, ये 9 से 9 कटा, ये 10 से 1 0 इधर चला गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। देखो इसके सामने ये इसके गुण, यानी कॉस्ट प्राइस के गुणे में 19 है, तो जिसके जो गुणे में होता है उसका मान नहीं होता, उसके जस्ट उल्टा। अगर इसके गुणे में है तो ये किसका मान होगा, ये होगा मार्क प्राइस का। जो मार्क प्राइस के मल्टीपल में है वो मान हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। अब देखो कॉस्ट, वो कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है, 9। कितने में अधिक है, देखो जिससे मतलब ये क्रय मूल्य से, जिससे से कहे, मतलब से शब्द होता है जिससे का या से बोले उसको नीचे रखते हैं। तो से किससे बोला, क्रय मूल्य से, उसको नीचे रख दिया। नीचे किसका गुणा कराएंगे, परसेंटेज के बाद 100 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 90%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि पहले लगा चुके थे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि 18,750 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से, आप देखो अगर ये क्या कर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो आपको क्या ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज की दर। वो कह रहा है कोई धनराशि कह रहा है कि 18,750 की धनराशि, यानी कि आपका जो धनराशि है वो 18,750 की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 25,230 इतनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक संयोजित हो 3 वर्षों में ऐसी हो जाती है, तो इसका अगर 2 वर्ष में होती है, इसका डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रूट, क्योंकि अगर 2 वर्ष का है तो रूट लेंगे, 3 वर्ष का तो घन करते। अब देखो इस 0 से यहाँ से काट दें, और किससे कट रहा है, किससे, हाँ 3 से काट दें, 3 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये कैसे कटा, रूट के अंदर ये कटा, 3 अवटी 24, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 625 किसका है, 25 का, 841 किसका है, 29 का। कितना अधिक हुआ, 4, 4/25 गुणा कितना कर देंगे, 100, 25 चौको 100 यानी कि 4, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 16% इसकी रेट आ जाएगी। ये सवाल ऐसे करने होते हैं, समझ में आया। अगर 2 है तो ऐसे करेंगे, 3 होता तो मैं क्यूब करता। ये है टाइम एंड वर्क का। इसमें क्या है, कह रहा है कि 5 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को, जो कह रहा लिखते जाएंगे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ये तो हुआ सवाल। अब ज्ञात क्या करना है वो सुनिए। वो कह रहा है कि 3 पुरुष यक्ष महिलाएं मिलकर
किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान क्या होगा? जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा कि पुरुष की एफिशिएंसी क्या है, महिला की एफिशिएंसी क्या है, और जब ये निकाल लूंगा कि पुरुष की और महिला की एफिशिएंसी के बाद वहां से मैं निकालूंगा टोटल वर्क। जब तक टोटल वर्क नहीं आएगा तब तक मैं ये ज्ञात नहीं करूंगा, लेकिन जब तक एफिशिएंसी निकालूं फिर उसके बाद टोटल वर्क निकालूं फिर उसके बाद सवाल तुरंत हल हो जाएगा। अब देखो जैसा सवाल का है मैं वैसे बराबर कर दिया, तुरंत यहाँ से पहले एफिशिएंसी निकालते, 15 दूनी 30। इसका देखें ये कितना डायरेक्ट कितना हुआ अब इसको करेंगे तो 4 मैन प्लस का 6 वुमेन, इधर जाएगा मैन तो क्या बचेगा? खाली मैन। अब इधर जाएगा ये तो कितना बचेगा? 2 वुमेन। इधर से देखें तो मैन अपान वुमेन बराबर 2/1। ये एफिशिएंसी है कि एक दिन में दो काम कर रहा है इंसान, वो मेल, और जो वुमेन है एक दिन में एक काम कर रही है। अगर चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, दोनों में रखेंगे तो हमारा टोटल वर्क सेम आएगा। अब इसमें रखें तो कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा 1 4, तो कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 14 गुणा 15। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है 3 पुरुष, तो एक दिन में एक पुरुष कितना काम करता है? 2, तो कितना हो जाएगा? 6। और वुमेन एक दिन में एक काम, तो x, और कितने दिन तक? 21 दिन तक, गुणा 21, यहाँ से काट दें, 3 5 15, 3 7 21। अब देखो ये हो जाएगा 14 पंच, कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70 प्लस का हो जाएगा 7 छंग 42 प्लस का हो जाएगा 7x। अब देखो पहले 40 में 70 घटाएंगे 30, लेकिन 2 और घटाना, तो कितना हो जाएगा? 28 बराबर क्या हो जाएगा? 7x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। यही आपसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में? ऐसे आपको ये वाले क्वेश्चन हल करने होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि रमन जो है अपनी रमन की आय है 34,000, वह अपनी आय की 28% बचत करता है। यदि उसकी आय 11% वृद्धि होती है और खर्च में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या होगी? उसकी बचत क्या होगी? अब देखो वो कह रहा है कि यदि अपनी आय को 28% की बचत करता है, कितने परसेंट की बचत करता है? यानी जो सेविंग करता है वो कितने परसेंट एक होता है? ये हुआ सेविंग, यहाँ रख लेते हैं क्या? एक्सपेंडिचर। देखो ये क्या होता है? ये हुआ सेविंग, नहीं ये हुई इनकम, ये हुआ एक्सपेंडिचर, वो मतलब सेव नहीं, ये हुआ इनकम, इनकम के बाद ये आया खर्चा, ये हुआ सेविंग। यानी कि अगर किसी की आय मान लेते हैं 100 रुपये है, उसने खर्चा 80 रुपये कर दिया, तो कितने रुपए सेव किया? 20 रुपये सेव किया। अब यहाँ रख देते हैं क्या? ये एस दर्शाता है सेविंग, ये ई क्या दर्शाता है? एक्सपेंडिचर, और जो आई है वो क्या दर्शाएगा? इनकम। समझ में आया? वो क्या दर्शाएगा? इनकम। तो अगर हम एकदम ऐसे करें, वो कह रहा है अपनी आय का 28% बचत करता है, उसकी आय में 11% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 11% की वृद्धि होती है। अब देखो पैसों में ज्ञात करना, किसमें? पैसे में। अगर डायरेक्ट परसेंटेज में हल करना होता तो बात अलग है, हमको किसमें? पैसे में ज्ञात करना है। तो पैसे में ज्ञात करने के लिए हमें आपको पूरा एक एक हल करना पड़ेगा।